हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो आपके टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे 5 क्वेश्चन करेंगे 5 अलग अलग वीडियो में। तो आज हम करते हैं पहला क्वेश्चन, जो आपका आया था सीबीएसई 2020 की कंपार्टमेंट के पेपर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात मैं बोलता हूँ आपको पहले ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको बैलेंस शीट गिवन है जी लिमिटेड की, और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बता रखी है कुछ, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये पर्टिकुलर डिटेल रुपीज़, अमाउंट रुपीज़, हम सारी वर्किंग डिटेल में लिखेंगे, फाइनल आंसर बाहर लिखेंगे। कैसे करना है वो आपको साथ साथ दिख जाएगा। अब देखिए, आपको बैलेंस शीट में गिवन है नोट नंबर 1 में रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें आपको क्या गिवन है? सरप्लस यानी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका नेट प्रॉफिट है। प्रीवियस ईयर में 2,20,000 था, करंट ईयर में 3,30,000 है। और कहाँ नोट गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको गिवन है 10% डिवेंचर। तो जहाँ भी आपको नोट गिवन होंगे वहाँ पे आपको ऊपर नहीं, नोट में देखना है कि उस इंफॉर्मेशन में नोट में क्या बता रखा है। और नोट नंबर 3 आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें आपको मशीन दे रखी है कॉस्ट पे और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बोला है 10% डिवेंचर ऑफ ₹60,000 इशूड ऑन 1 अप्रैल 18। देखिए यहाँ डिवेंचर 1 लाख के थे, यहाँ पे 1,60,000 के हो गए। तो जो 60,000 के इशू करे वो आपने करे हैं 1 अप्रैल 2018 को, यानी साल के पहले दिन। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आपको अभी पता चल जाएगा आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पता है इसमें 3 एक्टिविटी होती हैं। पहली का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें आपको सबसे पहले लिखना होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है, अगर उसमें नोट गिवन नहीं है, डायरेक्ट लिखा है प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में, तो रिजर्व एंड सरप्लस के डिफरेंस को ही हम मान लेंगे आपका नेट प्रॉफिट। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट बढ़ा है, नेगेटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट घटा है या फिर लॉस हुआ है। तो फिर आपका यहाँ पे नोट गिवन है, तो नोट में आपको गिवन है सरप्लस। प्रीवियस ईयर में था 2,20,000, करंट ईयर में है 3,30,000। तो 3,30,000 माइनस 2,20,000 आपका आ गया 1,10,000। ये आपको लिखना है डिटेल वाले कॉलम में। सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट। कैसे निकालना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसमें आपको बताता हूँ मैं, 4 बातें ऐड करनी है। आप साथ साथ नाम सुनिए, आपको साथ साथ फॉर्मेट भी लर्न हो जाएगा। पहली आपकी होगी इसमें ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ये आपको कहाँ गिवन होगा? ये आपको गिवन होगा रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में। तो देखिए यहाँ पे तो केवल सरप्लस गिवन था, यानी प्रॉफिट लॉस। रिजर्व आपको गिवन नहीं है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मेट भी याद हो जाए, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। लेकिन ये आपका यहाँ पे नहीं है तो मैंने ब्लैंक डाल दिया, आपको पेपर में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात आपको क्या ऐड करनी है? प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के दौरान आपने प्रोविज़न बनाया है। और ये आपका होता है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। करंट लायबिलिटी में देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है जी नहीं, यहाँ तो केवल ट्रेड पेबल है, तो ये भी आपका नहीं है। अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट है तो आपको अकाउंट बनाना होगा, और अकाउंट में आपकी 2 फिगर होती है, एक होती है इनकम टैक्स पेड, एक होती है प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड। जब मैं आपको अकाउंट बताऊंगा तो बताऊंगा अकाउंट से कैसे निकालते हैं। अगर मेड है
तो आपका ऐड होगा, और अगर पेड है तो आपका लेस होगा, वो आखिरी में होगा, वो इस क्वेश्चन में आखिरी में पता चल जाएगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो आपको सिंपल करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है। कौन सी वैल्यू ऐड करनी है? करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है। हालांकि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट छोड़िए, आपका प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है। तीसरी बात होती है आपकी प्रपोज्ड डिविडेंड। ये आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में, और ये ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर का, ये ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड आपको पूरे क्वेश्चन में इग्नोर करना है। करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड आपको पूरे क्वेश्चन में इग्नोर करना है। तो चेक करिए क्या आपको प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है? जी नहीं, गिवन नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। और लास्ट इंटरिम डिविडेंड, ये भी आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पे ये भी नहीं है। अब आपको लेस करनी होती है एक बात, अगर क्वेश्चन में हो तो, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चनों में नहीं होती है। रिफंड ऑफ टैक्स इफ़ एनी, ये भी आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में, रिफंड ऑफ टैक्स इफ़ एनी। हालांकि बुक में ये भी बहुत कम पॉइंट होता है, तो ये भी आपका नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको लेस करना है। ये सारा काम करके आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका आ जाएगा 1,10,000। अब आपको इसमें ऐड करना होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए इसमें आपके मोटे मोटे या मेन तौर पे 6 नाम आते हैं। मैं आपको एक एक नाम समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। पहला आपका होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको देखना है टेंजिबल एसेट यानी नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आपको दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे नोट दे रखा है। तो आप नोट में देखिए, तो नोट में आपने देखा मशीनरी पहले 7 लाख की थी और अब हो गई 10,70,000 की, और ये दे रखा है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो प्रीवियस ईयर में था 95,000, करंट ईयर में है 1,20,000। ये फिगर नेगेटिव नहीं है, हम मशीन से लेस करके दिखा रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये फिगर नेगेटिव नहीं है कि आप नेगेटिव फिगर सोच लो। तो अब देखिए आपको पहली चीज़ लिखनी है इसमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन है या आपको अकाउंट बनाना है एडजस्टमेंट का, तो वहाँ से पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में तो कुछ गिवन नहीं है, तो बड़ा सिंपल है आपका। प्रीवियस ईयर में कितना डेप लगा था? 95,000, और करंट ईयर में बढ़कर कितना हो गया? 1,20,000। तो आपका चेंज कितना हुआ? 1,20,000 माइनस 95,000, यानी 25,000 आपने करंट ईयर में और डेप्रिसिएशन लगाया है। तो जब भी इस तरीके से आपको गिवन हो मशीन लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो जो डिफरेंस होगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का, वो आपका होगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये आपका कैसे आ गया? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 1,20,000 माइनस 95,000 यानी कि 25,000। अब दूसरा नाम होता है इसमें इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? नॉन करंट एसेट में। तो नॉन करंट एसेट में आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इंटेंजिबल है ही नहीं। और इंटेंजिबल में आपका नॉर्मली जो नाम होगा वो गुडविल का होगा या पेटेंट या ट्रेडमार्क होगा। ये 3 नाम कॉमन है और बहुत सारे क्वेश्चनों में गुडविल ही होती है। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है वैल्यू कम होनी। मान लीजिए अगर यहाँ गुडविल होती, यहाँ 10,000, यहाँ 8,000, तो जो 2,000 वैल्यू कम हो जाती उसे हम बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, तो वो भी आपकी 2,000 रुपये प्लस हो जाती। इस क्वेश्चन में नहीं है। थर्ड नाम आपका आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। गुडविल तो नहीं था इसलिए मैं नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग आपका इस क्वेश्चन में है। देखिए ये आपको देखना है नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। नॉन करंट लायबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, पहले 1,00,000 फिर 1,60,000, और नोट भी गिवन है। तो नोट में देखिए यहाँ 1,00,000 है, यहाँ 1,60,000 है। अब आपको पता चलेगा कि डेट ऑफ इशू कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं बताते कि डिवेंचर साल के पहले दिन ही इशू करें, तो आपको खुद से सोचना होता कि इंटरेस्ट 1,00,000 पे लगाएं या 1,60,000 पे लगाएं। तो आपको एजम्पशन लेनी होती खुद से, लेकिन अब डेट बता रखी है तो आपको कुछ भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए आपके डिवेंचर शुरू में थे 1,00,000 के, साल के एंड में 1,60,000 के हैं,
और जो इशू करें 60,000 के वो भी साल के पहले दिन ही करें। यानी अब आपका इंटरेस्ट लगेगा पूरा 1,60,000 पे, क्योंकि 60,000 भी साल के पहले दिन ही इशू हुए हैं और 1 लाख तो पहले से आपके पास थे ही, तो टोटल इंटरेस्ट लगेगा 1,60,000 पे। लेकिन अगर ये नए डिबेंचर बीच में इशू करे होते 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो 1 लाख पे तो इंटरेस्ट लगता पूरे साल का और बाकी 60,000 लगता 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने का। लेकिन चूंकि ये साल के पहले दिन ही इशू हुए हैं तो अब इंटरेस्ट लगेगा पूरे 1,60,000 पे। तो देखिए 1,60,000 का 10%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, जो डिबेंचर के नाम के आगे लिखा है। ये आपका आ गया 16,000। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात आपकी होती है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपको तब पता चलेगी जब क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट होगी एसेट को सेल करने की या एसेट को परचेज करने की, तब आप अकाउंट बनाएंगे एसेट का तो आपको वहां से पता लगेगा। इस क्वेश्चन में वो नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट सेल ऑफ एसेट या परचेज ऑफ एसेट की नहीं है। और फिर आपका नाम आता है पांचवा, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि आपने डिवेंचर वापस करे तो उस पर प्रीमियम पे करा या प्रीफरेंस शेयर वापस करे उन पर प्रीमियम पे करा, वो भी आपका एडजस्टमेंट में होगा, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। और छठा नाम आपका आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखा रखा होगा या एडजस्टमेंट में बोल रखा होगा, तो ना तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में है ना ही यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट में है। तो इन शॉर्ट आपके नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में केवल 2 ही बातें हैं, टोटल 6 बातें होती हैं, जिसमें डेप्रिशिएशन ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलेगा, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग भी मोस्टली क्वेश्चन में मिलेगी, गुडविल रिटर्न ऑफ यानी इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ भी मिलेगा, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जब मिलेगा जब आप अकाउंट बनाएंगे अगर एडजस्टमेंट होगी। तो ये आपकी हो गई मोटी मोटी बातें। लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें आपकी 4 इनकम आती हैं। पहली इनकम है आपकी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम आपको गिवन होगी एडजस्टमेंट में कि आपको रेंट रिसीव हुआ, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। दूसरी इनकम होगी आपकी इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट आपको मिलता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे। चेक करिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, जी बिल्कुल है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट भी आपका बेकार हो गया। तीसरी होती है डिविडेंड इनकम, कि आपको डिविडेंड मिला, एडजस्टमेंट में गिवन होगा, वो भी नहीं है। और चौथी होती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या एसेट कोई बिका, अगर एसेट बिकता है या खरीदते हैं तो उसके लिए एडजस्टमेंट हमें बताता है आपने अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट तो आपने बनाना नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ गिवन नहीं है, तो आपको ना ही लॉस गिवन था ना ही प्रॉफिट गिवन था, तो यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं आया। यहाँ तक टोटलिंग करके आपका जो आंसर आता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितना आ जाएगा आपका 1,10,000, 25,000, 1,35,000 और 16 1,51,000, 1,51,000। अब आपको ऐड करना है इसमें इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड करनी है और करंट एसेट घट रहा है तो वो ऐड करना है। और इसकी अपोजिट हेडिंग होगी इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसमें आपको लेस करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपको जो यहाँ पे लेनी है वो कौन कौन सी लेनी है। करंट लायबिलिटी में आपके 4 नाम हैं। पहला ट्रेड पेबल, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चौथा एडवांस इनकम। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम आपको डायरेक्ट गिवन ना होके इनकी जगह गिवन हो सकता है अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पार्ट है अदर करंट लायबिलिटी का, तो आप अदर करंट लायबिलिटी को कंसीडर कर लोगे। और करंट एसेट में आपको कौन सा लेना है, करंट एसेट में आपको लेना है पहला इन्वेंट्री, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस, चौथा एक्रूड इनकम। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको गिवन होगा अदर करंट एसेट, तो आप अदर करंट एसेट को कंसीडर करेंगे ना कि एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर अलग से गिवन नहीं है तो ये आपको 4 करंट एसेट लेने हैं और करंट लायबिलिटी लेनी है। बाकी सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को यहाँ पे नहीं लेना है। तो पहले देखते हैं करंट लायबिलिटी से कौन सी बढ़ रही है।
करंट लायबिलिटी में आपका ट्रेड पेबल है, ये पहले 195 था, अब 165 हो गया, पहले 195 था, अब 165 हो गया। ये तो आपका घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो ये लेस वाली हेडिंग में आएगा जो इसकी अगली हेडिंग होगी। अब करंट लायबिलिटी एक ही थी, करंट एसेट में देखिए क्या क्या है। करंट एसेट में आपका ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, जो मैंने 4 नाम लिए उनमें केवल ट्रेड रिसीवेबल गिवन है। ये आपका पहले 2 लाख था, अब 90,000 हो गया, यानी घट रहा है। और करंट एसेट मुझे चाहिए भी कौन सा, घटने वाला, तो मैं लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल। ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 2 लाख से 90, यानी 1,10,000 रुपये मेरा कम हो गया, तो ये प्लस वाला आइटम है, 1,10,000 रुपये। अब आपने हेडिंग कर दी ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। इसमें आपको केवल ट्रेड रिसीवेबल मिला, लेस करना है इसका अपोजिट। इसका अपोजिट है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बढ़ने वाला लेस करना है और करंट लायबिलिटी घटने वाली लेस करनी है। तो करंट एसेट बढ़ने वाला, पहले करंट एसेट में आपका केवल ट्रेड रिसीवेबल था, वो तो ऊपर हेडिंग में आ गया, तो करंट एसेट खत्म हो गया। अब जो आपको चेक करने थे, करंट लायबिलिटी में देखिए ट्रेड पेबल, ये घट रहा है, अगर बढ़ रहा होता तो ऊपर आता प्लस में, लेकिन ये घट रहा है तो ये आएगा माइनस में। पहले था 195, अब हो गया 165। कितना घट गया ट्रेड पेबल आपका, बताइए। ट्रेड पेबल आपका घट गया 30,000 का, 195 से 165, तो ये आपका 30,000 आ जाएगा, लेस वाली फिगर ब्रैकेट में। तो ये स्टेप भी आपका हो गया। अब जो आपका निकलता है इसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया ये आपका, 1,51,000 में 1 लाख जोड़िए तो 2,51,000, 2,61,000 माइनस 30 करेंगे 2,31,000, 2,31,000 पॉजिटिव। लेस करना है आपको इनकम टैक्स पेड, जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये आपको गिवन होता है या तो एडजस्टमेंट में या फिर करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अगर एडजस्टमेंट नहीं होती है तो करंट ईयर का ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रीवियस ईयर का लेस करते हैं। और अगर एडजस्टमेंट में कुछ बोला है तो आपको अकाउंट बनाना होगा, तो उसमें या तो आपको गिवन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड तो निकलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, या फिर गिवन होगा पेड तो निकलेगा मेड। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये आपका आ गया ब्लैंक, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,31,000, और आंसर आपको बाहर के कॉलम में भी लिखना है। ये आपका ए पार्ट हुआ। अब आपको बी पार्ट देखना है। बी पार्ट में क्या है देखिए, बी एक्टिविटी आपकी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपने नाम लिख लिया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आपको केवल 3 चीज़ें देखनी है मेनली। पहली आपको देखनी है नॉन करंट एसेट, दूसरी आपको देखनी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और तीसरी आपको देखनी है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये आपका करंट एसेट में गिवन होगा। अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने इन्हें परचेज़ किया है या फिर आपने किसी को पैसा दिया है उधार, तो आपका पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है, तो ये माइनस में आएगा। और अगर ये सेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने एसेट को बेचा है यानी आपका पैसा आ रहा है, तो ये इनफ्लो होगा। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो आपका आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और नेगेटिव आएगा तो आप बोलोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए देखते हैं। तो आपको नॉन करंट एसेट में दिख रहा है नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आपको देखना है मशीन। डेप मत देखिए इसका, केवल कॉस्ट पे देखिए। पहले 7 लाख का था और अब हो गया 10,70,000 का। डेप अलग पार्ट था क्योंकि ये कॉस्ट का मतलब है आप बुक्स में इसे कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसीलिए आपको लेस करके दिखा रखा है अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो देखिए आपका सबसे पहले आपको लिखना है ये आपका परचेस हो रहा है यानी पैसा जा रहा है, तो परचेस ऑफ मशीनरी कितना आ गया आपका
परचेज ऑफ मशीनरी आपका आ गया 3,70,000 रुपये, और ये आउटफ्लो है यानी नेगेटिव में, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव। दूसरी आपको देखनी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी 1 लाख से 1,35,000 हो गई, तो ये भी आपकी परचेज हुई है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 1 लाख से 1,35,000, ये भी आपका 35,000 माइनस हो गया। अब आपको देखना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्या गिवन है करंट एसेट में? जी नहीं, करंट एसेट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपकी गिवन नहीं है। तो ये 3 चीज़ आपको मेन देखनी है। बाकी इसमें और क्या आता है, जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं, जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करते हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना या इंटरेस्ट इनकम, अगर ये आपकी होती तो आप यहाँ लेस करते हो नॉन ऑपरेटिंग के नाम से, यहाँ पे आप इन्हें ऐड करते। यहाँ पे ऐड क्यों करते? क्योंकि ये इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की थी, तो यहाँ पे प्लस करते अगर होती, और चूंकि ये इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नहीं थी इसलिए यहाँ पे माइनस होती हैं। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, देखिए ये आपका आंसर आ गया नेगेटिव में 4,05,000, नेगेटिव में आपका आंसर आ गया 4,05,000। नेगेटिव आंसर को बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप देखिए तीसरी एक्टिविटी का नाम क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपकी थर्ड हेडिंग है। जो 3 एक्टिविटी होती है इसमें तीसरी आपकी है। इसमें आपको क्या देखना होता है, मेनली आपको देखना है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रीफरेंस हो। अगर बढ़ रही है तो आपने शेयर इशू करें, पैसा आएगा, प्लस का आइटम है। और अगर कम हो रही है इसका मतलब है आपने शेयर का पैसा चुका दिया, वापस कर दिया, बायबैक कर दिया या फिर रिडेम्पशन कर दिया प्रीफरेंस शेयर का, तो पैसा जाएगा, माइनस का आइटम है। और दूसरी बात देखनी है आपको नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर पैसा आ रहा है, लोन बढ़ रहा है तो पैसा आया, प्लस आइटम है। और अगर आपने लोन वापस कर दिया, डिवेंचर वापस कर दिया तो पैसा जा रहा है, माइनस आइटम है। तीसरी बात आपको देखनी है करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी कोई बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ रहा है तो पैसा आया, प्लस कम हो रहा है तो पैसा गया यानी माइनस। तो मेन बात है तो आपको यही देखनी है। और आपको अलग से क्या देखना है, जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड ऐड करते हो, ये दोनों सेम फिगर जो आप यहाँ पे ऐड करते हो फाइनेंसिंग में आपकी ये लेस होती है। तीसरी बात, जो आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, जो आप यहाँ पे ऐड करते हो फाइनेंसिंग में लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि खर्चा फाइनेंस का है तो फाइनेंसिंग में लेस होगा, और खर्चा ऑपरेटिंग का नहीं था इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो यहाँ पे प्लस हुई हैं ये फाइनेंसिंग में माइनस होंगी, जो आपको मैंने अलग से बताई हैं 3 बातों को छोड़ के। और क्या क्या लेस हो सकता है, अगर आपका होता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर या डिवेंचर, जो आपको एडजस्टमेंट गिवन होता है, ये पार्ट होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, तो यहाँ पे आप लिखते प्लस में और वो भी फाइनेंसिंग में लेस होता। तो इतनी बातें मोटी मोटी आपकी यहाँ पे आती हैं। तो देखिए क्या गिवन इस क्वेश्चन में, मैं शेयर कैपिटल 6 लाख की थी 8 लाख की हो गई, 2 लाख रुपए की बढ़ गई यानी पैसा आया। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, आपको शेयर इशू करने से पैसा मिला, कितना मिला? 2 लाख रुपए मिला, प्लस का आइटम है क्योंकि पैसा आ रहा है। नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर देखिए 1 लाख से 1,60,000 हो गए, यानी फिर से आपका लोन बढ़ गया, यानी आपको पैसा मिला, डिवेंचर इशू करे आपने तो पैसा मिला आपको, ये गिवन था 10% डिवेंचर में। तो देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, कितना पैसा मिला आपको? 60,000। चेक करिए क्या करंट लायबिलिटी में कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग है? जी नहीं, करंट लायबिलिटी में तो केवल ट्रेड पेबल है। तो बैलेंस शीट से आपको मेनली इतनी बातें मिलेंगी। अब आप देखिए आपको जो ऑपरेटिंग में मैंने बताई हैं, क्या प्रीपोजिशन था? नहीं था, अगर होता तो यहाँ प्लस होता, फाइनेंसिंग में माइनस होता। क्या इंटरिम डिविडेंड था? नहीं था, यहाँ प्लस होता तो फाइनेंसिंग में
माइनस होता। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऑपरेटिंग में ऐड हुआ तो फाइनेंसिंग में लेस होगा। ये आपको पॉइंट कुछ दिमाग में रखने, फॉर्मेट पढ़ेंगे आप बार बार आपको याद हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना, 16,000 रुपये। ये लेस वाली फिगर है क्योंकि आपने पैसा दिया है, इंटरेस्ट आपने पे करा है, तो जो पैसा आता है वो प्लस, जो जाता है वो माइनस। क्या प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर गिवन है? अगर होता तो आप यहाँ पे प्लस करते ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में माइनस करते। नहीं है तो आप चेक करते आपका आंसर क्या आता है। आपका आंसर आ रहा है 2,60,000 पॉजिटिव और 16,000 रुपये आपका नेगेटिव। तो 2,60,000 और आपका माइनस का 16,000, तो ये आपका क्या 2,44,000 पॉजिटिव में। पॉजिटिव आंसर को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए आगे आंसर का मेन पार्ट। अब आपको यहाँ पे पहली लाइन लगानी है। यहाँ पे आपकी पहली लाइन आ गई। जो आपका डी स्टेप होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए और बी और सी को जोड़ के अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो आपका कैश का इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, जिसे बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़कर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो आपका इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो उसे बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो चेक करते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है। 2,31,000 पॉजिटिव और 2,44,000 पॉजिटिव, तो 2 4 लाख, 4 44 में 30, 4 74, 4 75 पॉजिटिव। 4 75 में आपका आ गया 4 5, तो आपका आ गया पॉजिटिव में 70,000 रुपये। ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के आपका आ गया 70,000 पॉजिटिव। तो ऐड ये आपका इंक्रीज हुआ, तो यहाँ लिखेंगे आप नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका अब सारा काम होगा बाहर वाले कॉलम में 70,000। अब आप देखिए इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस कितना आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये। अब आप देखिए 1,70 और अगर आपको गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपको गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट तो आपको करंट इन्वेस्टमेंट भी इसमें प्लस करनी है। अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है और साथ में करंट इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो आपको ओपनिंग बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसमें ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट भी ऐड करनी है। तो ये 1,70 प्लस 40, ये आपका हो गया 2,10,000 रुपये। अब ये 2,10,000 जो हुआ है, 70,000 जो आपका नेट इंक्रीज था, जो आपने तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करके आपका आया, वो आपका आया 70,000, यानी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें आपने ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस, इसको जोड़ के आपका आ रहा है 2,80,000 रुपये, और ये आपका बराबर होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अगर ऐसा है तो आंसर ठीक है, ऐसा नहीं है तो आंसर गलत है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखिए चेक करते हैं कि हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख का था और चूंकि करंट इन्वेस्टमेंट भी है वो 80,000 है, तो 2 लाख प्लस 80,000 280 बन गया, और आपका भी आंसर 280 आ रहा है ओपनिंग बैलेंस जोड़ के नेट इंक्रीज में। तो ये आपका 280 आ रहा है और आपका क्लोजिंग बैलेंस भी 2 लाख प्लस 80,000 रुपये करंट इन्वेस्टमेंट को ऐड करके, अगर क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट है तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, मैं आपको दे सकता हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डाउट पूछ सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे भी डाउट पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।